अभी हाल में जो मसला सबसे ज्यादा इस देश में छाया हुआ है वह किसानी का है। किसानी को लेकर आज एक बड़ी खबर छपी है। किसानी और जमाखोरी से उसका लेना देना है और सरकार का यह कहना है कि दिसंबर तक वह जो है जमाखोरी नहीं होने देगी। उसने कहा है, जैसा कि अखबारों में छपा है, कि थोक व्यापारी 25 टन और खुदरा व्यापारी 2 टन से ज्यादा अपने यहां माल नहीं रख सकता। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कर्नल प्रमोद शर्मा। वह किसान नेता हैं, किसानी के सवाल पर लगातार वह सक्रिय हैं और दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में वह कार्यक्रमों में भागीदार होते हैं। प्रमोद जी, हमें ये बताएं कि आज की जो खबर है अखबारों में कि थोक व्यापारियों को 25 टन से ज्यादा और 2 टन से ज्यादा खुदरा को नहीं रखने देगी, इसका क्या मायने है? देखिए, इसका मायने बहुत साफ है कि ये अधिनियम जो है ये पहले लागू था। ये पहले से आया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है वो बहुत दिनों से चला आ रहा है, लेकिन इन्होंने, सरकार ने एकाएक अधिनियम लाके और फिर उसको कानून ये पास कर दिया कि अब कोई भी कितना भी अपने यहाँ सामान होर्डिंग या गोदामों में भर सकता है। लेकिन विडंबना देखिए कि जो सरकार इतना इस विषय पर विपक्ष के झेल रही है, उसका एक भी जैसे ही कोई टेस्टिंग आई, पर पहले परीक्षण में ही ये फेल होते हुए दिख रहे हैं। कारण साफ है कि जैसे ही प्याज की कीमत लगभग 100 रुपए किलो से बढ़ी, इन्होंने खुद द्वारा पास किया हुआ बिल, जो कि 1 महीना पहले मानसून सत्र में पास किया था, उसको इन्होंने अपने एक सेक्रेटरी के माध्यम से उसका उन्होंने तब्दीली की। सवाल उठता है, हमें ये बताइए कि क्या सरकार ने ये जो अभी फैसला दिया है कल कि नहीं रख सकते ज्यादा, क्या बिल में इसके पक्ष में दिया हुआ फैसला है? थोड़ा पाठक जानना चाहेंगे हमारे। 100% इन्होंने ये कहा था कि अब कोई भी बड़ा सेठ, बड़ा आड़ती या बड़ा बिजनेसमैन कितना भी माल को वो अब रख सकता है। ये अधिनियम पास हो गया था। जमाखोरी कर सकता है उसका नाम, मतलब वो जमाखोरी नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, वो उसको तो अभी स्टॉक भी कह कह रहे रहे हैं, हाँ, हैं। उसको वो स्टॉक कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप जमाखोरी इसीलिए करते हैं जहां पर सप्लाई और डिमांड की बात है। जब डिमांड बढ़े तो सप्लाई कम कर दो, अपने आप रेट बढ़ जाएगी। तो ये तो एक सरासर उन्होंने उद्योगपतियां कहें या हमने व्यापारियों के पक्ष का दिया हुआ निर्णय था, अध्यादेश था, कानून था, जो कि 1 महीने के अंदर ही, जैसे ही प्याज की कीमत बढ़ी, इन्होंने अगले ही महीने उस कानून को देखिए वापस नहीं लिया है, लेकिन एक अपने अध्यादेश को, वो भी एक उन्होंने अपने एक सेक्रेटरी के माध्यम से पास कराया है। अरे, आप इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं और आप एक अपने सचिव के ही द्वारा इसको पास करा रहे हैं। कम से कम इस बात को कम से कम कृषि मंत्री या बिल के पक्ष में मोर्चा लेने के लिए तो खुद प्रधानमंत्री सामने थे, लेकिन बिल की कमजोरियों को जब सामने आई तो सेक्रेटरी आ गए। बहुत सही आपने बात बोली, बहुत सही बात बोली कि सारा, जब उसका मुझे श्रेय लेना है तब तो सब लोग बड़े बड़े स्क्रीन पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। अब प्याज 100 रुपया में भी ये झेल नहीं पाए। देखिए प्रकाश जी, ये विषय सिर्फ प्याज का नहीं है। अब आप सोचिए, जिस दिन आप अन्न की आप जमाखोरी शुरू कर देंगे बड़े पैमाने पर, खाद्य के दंगे हो जाएंगे सड़कों पर। वो तो कहिए कि देश खुशकिस्मत है कि किसान श्रमिकों का आप कितना भी शोषण कर ले, वो बेचारा आपके गोदाम को भरा रखता है। इस कोरोना के दौर में भी वो निकल के खेतों में क्या उपजाया, उसके बाद एफसीआई और बड़े बड़े आड़तियों के गोदामों में अपना माल पहुंचाया। वो अलग बात है कि वो 2000 धान की जगह पर वो मुश्किल से 1100 पाया, लेकिन उसने तो अपना काम कर दिया। लेकिन आपका जब काम आ रहा है
तो उसको रोजाना बदलते रह रहे हैं। जिस निर्णय को जो निर्णय पूरे देश के खाद्य उत्पादकों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी प्रभाव डाल रहा है, उसको इस तरीके से टेम्परेरी तरीके से रोज कानून बनाना, रोज कानून बदलना, कोई इस पे चर्चा नहीं होना, मेरे ख्याल से तो 130 करोड़ के उपभोक्ता वाले देश में ये सरासर अनुचित हो रहा है। और अगर इसको नहीं सुधारा गया, नहीं इसको चेक किया गया, तो माफ करिएगा, ये पूरी संभावना है कि 6 महीने साल भर में अगर इसी तरह से आड़ती या बड़े व्यापारी इसकी होर्डिंग करते रहे और किसानों को का शोषण होता रहा, तो उपभोक्ता के पास कोई चारा नहीं बचेगा। उपभोक्ता से कहने का मेरा मतलब चाहे शहर हो, गांव हो, आप हो, मैं हूं, सबको सड़कों पे उतरना पड़ेगा और दंगे हो जाएंगे। अच्छा, एक बात आप बोल रहे थे बीच में कि 2,000 रुपया एमएसपी धान की 1,100 रुपये में बेच रहे हैं। इस बार सरकार ने 1,975 रुपया एमएसपी रखा है। धान की फसलें बिकने लगी हैं। चूंकि आप किसान नेता हैं, किसानों के संपर्क में रहते होंगे, क्या दाम मिल रहा है किसानों को नए कानून के बाद? देखिए, पहला आपने विषय बोला था, जो उन्होंने अपना कानून लिया वो है अधिनियम जो था आवश्यक वस्तु अधिनियम को इन्होंने फिलहाल तो बदल दिया। अब दूसरा जो एक बिल पास किया था इन्होंने कि आप अब एमएसपी की न्यूनतम समर्थन मूल्य की बाध्यता एक तरीके से इन्होंने इस नए कानून से खत्म कर दी है। उसका अंजाम देखिए, उसका अंजाम यह है कि जो चीज 1950 रुपया धान, मोटा धान की जो समर्थन मूल्य एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहिए, जो थी, बावजूद इतना हो हल्ला मचने के भी आपने बिल पास किया और आपने बोला नहीं एमएसपी है, और वो 1950 रुपया का धान चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, वहां पर 1,000 रुपए से लेके 1,200 बिक रहा है। अभी सिर्फ ये चर्चा में आया है, अभी लागू नहीं किया था, लेकिन चर्चा में ही किस तरीके से देश के आड़तियों ने आपस में, जिनका की एक नेक्सस होता है, इन्होंने मिल करके रेट को गिरा दिया। कम से कम पहले जब मान लीजिए 1,800 रुपया पिछले साल था, या उसके पहले 1,700 रुपया प्रति क्विंटल था, तो लोगों को 1,500-1,600 तक मिल जाता था। लेकिन ये देखिए दुर्भाग्य और ये देखिए विडंबना कि जिस साल सरकार ने इतने बड़े बड़े कानून बना दिए, अधिनियम पास कर दिए, इतनी चर्चा हुई, उस साल आधा भी नहीं मिल पा रहा है किसानों को। मैं एक जगह की बात, अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद 1,100 रुपए बेचा हूं, लेकिन हमारे साथी चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी में हो या उत्तराखंड में हो, 1,000 रुपए से लेके 1,300 रुपए तक लोगों ने बेचा है। क्यों बेचा है? क्योंकि उससे 4 पैसा मिलेगा तो भी रबी की फसल गेहूं बोनी है, आपको खेत तैयार करना है, खेत के लिए आपको ट्रैक्टर चलाना है, ट्रैक्टर चला के आप उसके अंदर आप डीजल डालोगे। 80 रुपए का आप जब डीजल खरीदेंगे, 1,400 रुपए का कट्टे का एनपीके खरीदेंगे, और आपके पास पैसा मिला है 1,100 रुपया धान का, उसमें से आप किसान श्रमिकों को कितना देंगे? अरे भाई, तो भारी नुकसान हो रहा है किसानों को, एमएसपी इस बार नहीं मिल रही है, उसका कारण यह नया कानून का असर है। देखिए, और क्या कारण हो सकता है? कम से कम जब न्यूनतम समर्थन मूल्य तय रहता था, तो एक आदमी, आड़ती भी एक तरीके से सोचता था कि भाई मैं नहीं पूरा दे रहा हूं, भले बनिया से खरीदवा रहा हूं या बिचौलिए से खरीदवा रहा हूं, तो वो ये जानता था कि ठीक है 1,900 या 1,800 है तो मैं 1,500 खरीदूं और बाकी 300 को मैं जाके खुद ही एफसीआई में किसी और के खतौनी पर मैं बेच दूंगा। लेकिन अब जब वो देख रहा है कि जब न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई पैमाना ही नहीं बचा देश में, तो अब तो खुली छूट है। माफ करिएगा, कल एक उत्तर प्रदेश के मंत्री से चर्चा हो रही थी, एक अजीब सा उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया। कहते हैं कि सरकार क्यों बाध्य है किसानों से खरीदने के लिए, क्यों गेहूं पैदा करते हैं, क्यों वो धान पैदा करते हैं। तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई। हमने कहा कि अरे भाई ये बताइए, उसके पास कोई विकल्प है? वो फैक्ट्री लगा लेगा, वो और क्या कर लेगा? गाय पालेगा तो आप नया कानून लेके आ जाएंगे, बोलेंगे कि ये मत बेचो, ये मत खरीदो।
तो आप इसको जीने देंगे कि नहीं जीने देंगे? मतलब उनकी और बड़ी मजबूती से बात अपना रख रहे थे। तो ये एक विडंबना ही, ये दुर्भाग्य है, विडंबना है। अच्छा, इस तो दोनों विडंबना के तरीके से, साथ चाहे सर जरा हम बिहार चुनाव पर बात कर लें, चूंकि किसानी से आप जुड़े हैं, किसान नेता हैं। ये बताइए कि बिहार चुनाव में जो कल से पार्टियों की बड़ी रैलियां शुरू हुई हैं, उसमें पाकिस्तान आ गया, चीन आ गया, अमेरिका आ गया और भी बहुत कुछ आ गया। लेकिन जिस राज्य का 80 से 85% किसान है या किसान मजदूर है या फिर खेत मजदूर है, वहां किसी पार्टी की चिंता में किसान और खेत मजदूर क्यों नहीं? वो मुद्दा क्यों? मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं। देखिए, ये भी एक दुर्भाग्य है कि जो विषय ग्रामीण उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जिसके कि सरासर सीधे सीधे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, आदमी को 4 पैसा कमाएगा, वो 10 अगर क्विंटल अभी सरकार बेचेगा। ने कहा है कि 3% जो जीडीपी हमारी स्थिर रही, वो इन्हीं की देन है, इन्हीं किसानों खेत मजदूरों की। ऐसे उसके शोषण की देन है। देखिए, ये भाषा बड़ी सफाई से कर जाते हैं, कहिए कि शोषण करके हमने 3% कामयाब की है। ये सरासर शोषण है, सिर्फ किसानों का ही नहीं, उसके साथ जो श्रमिक लगे हुए हैं, चाहे उसको कुदाल चलानी है या जोतना है या उसके अंदर से घास निकालना है, कहां से कोई देगा उनको भी पैसा? अभी 1100 रुपए आप धान जो मान लीजिए मैं ही खरीदूंगा, तो मैं 300 350 रुपए से ज्यादा कैसे दे पाऊंगा? आप मुझे पूरा पैसा देते, मैं भी शायद श्रमिकों को पूरा पैसा दे पाता। ये सरासर, देखिए आपने बहुत सही बात बोली कि बिहार में ये मुद्दा ही नहीं है। और जानते हैं, 1800 रुपए मक्के की कीमत है, समर्थन मूल्य रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा मक्का सप्लाई करने वाला प्रदेश बिहार है, और उनको 800 से 850, कहने का मतलब आधा भी पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन अच्छा, दुर्भाग्य यह है कि इसकी 1800 चर्चा रुपया नहीं। मक्के का समर्थन मूल्य है और 800 रुपया क्विंटल बेच रहे हैं बिहार के किसान। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं छोटा सा आपको वो देता हूं, मक्के से नूडल बनता है, कई चीजें बनती हैं। रिद्धि सिद्धि की फैक्ट्री है उत्तराखंड के तराई में, वहां पर पूरी ट्रेन, जिसको हम रैक कहते हैं, जिसमें कि 80 90 50 बोगियां लगी रहती हैं, वो लोग बिहार से मंगवाते हैं। क्यों बिहार से मंगवाते हैं? सिर्फ इसलिए मंगवाते हैं कि उनको 1800 की जगह पर 800 900 देना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि देखिए बहुत बड़ी एक कंपनी है जिसका नाम आपने सुना होगा। बिहार वालों का शोषण हो रहा है, और जो लोकल वहां पर पैदा करता है उससे नहीं खरीदते हैं। क्यों नहीं खरीदते? वो जानता है कि वो 1800 नहीं, कम से कम 1500 मांगेगा। पूरी ट्रेन मंगवा रहे हैं बिहार से और उत्तराखंड। ये 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 सरासर, ये आपने जो सवाल उठाया बहुत सही है कि सरकार तो छोड़िए, आदमियों, मतलब आदमी तक की भी ये बात नहीं करने दे रहे हैं। 1800 की चीज 800 में खरीद रहे हैं, पूरा रैक भरते हैं, मालगाड़ी भरते हैं और ले जाते हैं, सीधे उधम सिंह उतार देते हैं। ये विडंबना है। तो ठीक है प्रमोद जी, आपका शुक्रिया जानकारियों के लिए। और हम पाठकों को बताना चाहेंगे कि आपको ये तस्वीरें बहुत साफ भले ना दिखें, लेकिन जो बातें हैं वो आपके काम की है। इसमें भले ही आपको थोड़ा ज्यादा जूम इन जूम आउट न दिखाई दे, बहुत साफ न दिखाई दे, लेकिन यह काम आएगा। किसानी, किसान जिंदगी और सरकारी मुद्दे। आप सोचिए, आजकल सवाल उठ रहा है बिहार में काबा। प्रमोद जी ने बताया बिहार में सबसे बड़ी बात कि बिहार में मक्का बा और उसकी भी कीमत नहीं मिल रही। यानी सवाल ये नहीं है काबा, जो है वह किस स्थिति में है, वह किन हालात में है। वहां के चुनाव में किसान, किसानी, खेत मजदूर, श्रमिक मुद्दा क्यों नहीं है, जबकि 80 से 85% वहां की जनता यही काम करती है। तो ऐसे में इन सवालों को समझिए और इन सवालों के साथ खड़े होइए, वही भविष्य का रास्ता भी निकालेंगे आप। शुक्रिया प्रमोद जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।